हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पे। तो आज मैं आपको मेल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोनल कंट्रोल के बारे में पढ़ाएंगे। मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने स्टार्ट किया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। पहले उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में ये तीसरा पार्ट है, दैट इज मेल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड हार्मोनल कंट्रोल। ये लेक्चर बेनिफिशियल है आईआईटी जैम के बच्चे के लिए, जो बच्चे बीएससी के बाद आईआईटी में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं उनके लिए है। जेएनयू, जो बच्चे बीएससी के बाद एमएससी में जाना चाहते हैं जेएनयू में, तो ये सब एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इस सब एग्जाम में इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, जरूर देखिएगा। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद में आप प्रीवियस पेपर सोल्व जरूर कीजिएगा। और नीट यूजी के बच्चे में तो आते ही आते हैं, जो मेडिकल एंट्रेंस होते हैं 12th क्लास के बाद मेडिकल में जाने के लिए, उनके लिए भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, लास्ट में पढ़ेंगे स्पर्म सेल के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिए, मजा आएगा। चलिए, अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की, हम बात करें तो चलिए इस पूरे हार्मोन को कौन कहाँ से रिलीज होता है, कैसे कंट्रोल होता है, इसको चलिए डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस एक जीएनआरएच हार्मोन्स, जिसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस रिलीज करता है और ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ही रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलस इसके पास होता है। जब ये जीएनआरएच यहाँ जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, तो यहाँ का कुछ गोनाडोट्रोफ सेल्स होंगे, ये दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एक होता है एलएच, दूसरा होता है एफएसएच होता है। एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। ये एलएच करे, ध्यान से सुन रहिएगा बेटा, ये एलएच करता क्या है कि ये एलएच सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में कुछ वहां पर इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, या इसी को लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। इस सेल्स पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाकर के एक्ट करता है। जब ये एक्ट करेगा तो ये सेल्स करता क्या है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, जो कि एंड्रोजेंस होता है। मेनली ये एंड्रोजेन से सिक्रेट करता है। उस एंड्रोजेन में से एक होता है टेस्टोस्टेरोन। ये लिपिड सॉल्युबल होता है, एस्टेरॉइडल्स है, और ये मेन प्रिंसिपल हार्मोन्स है। क्यों कहते हैं मेन प्रिंसिपल हार्मोन्स? क्योंकि इसी हार्मोन्स से बाकी सारे हार्मोन्स भी डिराइव हो जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन इसी से डिराइव होता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, ये टेस्टोस्टेरोन बाद में डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होकर के ये करता क्या है कि मेल के पैटर्न को डेवलप करता है, जैसे कि बिफोर बर्थ जो भी होता है मेल पैटर्न डेवलपमेंट, उसमें काम आएगा। पेनिस का इलार्जमेंट कराता है, और बाकी जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं, मोस्टैच हो गया, बियर्ड का आना, इसी हार्मोन से काम है। और एट द सेम टाइम ये करता क्या है कि ह्यूमन मेल्स में जो मसल्स का स्टिफनेस होता है, हार्डनेस होता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन का एनाबॉलिज्म यानी प्रोटीन का सिंथेसिस भी टेस्टोस्टेरोन प्रमोट कराता है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम ये गोनाडोट्रोफ एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच को भी रिलीज कर रहे हैं। ये एफएसएच सर्टोलाइज सेल्स पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो ये एफएसएच आपके सर्टोलाइज सेल्स में, पेन ले लेता हूँ, पेन छूट गया। ये एफएसएच आपके सर्टोलाइज सेल्स पे एक्ट कर रहा है। सर्टोलाइज सेल्स पे एक्ट करके करता क्या है, ये स्पर्मेटोजेनिक सेल्स यहाँ होते हैं। ये कुछ एबीपी नाम का एक का प्रोटीन रिलीज करता है, जो एबीपी इस टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करके स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट कराते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे ही एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होना शुरू होगा, जैसे ही एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगा, तो उस एक्सेस को रोकना पड़ेगा, आपको 100% रोकना पड़ेगा। तब क्या करोगे, उस दशा में एक सिग्नल पहुंचता है सर्टोलाइज सेल्स को कि हमारे पास एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस चल रहा है। ये क्या करता है, इनहिबिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये इनहिबिन जाता है
और एंट्री पिट्यूटरी को बोलता है कि आप एफएसएच का लेवल कम कीजिए, हमें उतना नहीं चाहिए। ये कम करते हैं और फिर से क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंट्रोल हो जाता है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं। दूसरा बात इसमें चीज और देखिए, जब इंटरस्टिशियल सेल के द्वारा सिक्रीट किया हुआ टेस्टोस्टेरोन, इसका लेवल जब हाई हो जाता है, ये भी जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, मेल यहीं पर जाता है, कहता है आप एलएच का सिक्रेशन कम कीजिए। ये हाइपोथैलेमस को भी जाकर कह सकता है कि आप जीएनआरएच को सिक्रेशन को लेवल कम कीजिए। जैसे ही जीएनआरएच सिक्रेशन का लेवल कम होगा, एंट्री पिट्यूटरी को लेवल कम मिलेगा, एंट्री पिट्यूटरी क्या करेगा, एलएच का सिक्रेशन घटा देगा। इस तरीके से पूरी की पूरी हार्मोनल कंट्रोल इस तरीके से किया जाता है। आशा करता हूँ इन सही बात को आप समझ पाए होंगे और सीख पाए होंगे। यही सारा बात मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। तो वही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस सिक्रेट करता है, ये सब्सटेंस सिक्रेट करेगा, एबीपी सिक्रेट करता है, इनहिबिन सिक्रेट करेगा, जो जा करके इस सबको लेवल कम करता है। तो मैंने जो यहाँ लिखा था आपके टेक्स्ट में, मैंने सबको डायग्राम से समझा दिया है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे होंगे और चीज़ों को फॉलो कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं उसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए, अब ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जीएनआरएच रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देगा कि आप एलएच और एफएसएच दोनों हार्मोन्स को सिक्रेट कीजिए। एलएच लेडिक सेल पर काम करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट कराएंगे। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन हाई हो जाएगा एक लिमिट से ज़्यादा, ये जाएगा क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा आप एलएच का सिक्रेशन कम कीजिए। ये हाइपोथैलेमस को भी कर सकता है, लेकिन इसका लिटिल वहाँ पर इफेक्ट रहता है कि आप जीएनआरएच का सिक्रेशन थोड़ा कम कीजिए, ठीक है। एट द सेम टाइम आप जब एफएसएच जब रिलीज हो रहा है, एफएसएच सर्कुलर सेल्स पे जाएगा, आपका क्या करेगा, एबीपी बनाएगा, एक्सेस स्पर्म बनता रहेगा। जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा हो गया, ये इनहिबिन रिलीज करेगा, ये इनहिबिन जाएगा जाकर के एंट्री पिट्यूटरी को बोला कि भाई आप एफएसएच का लेवल कम कर दीजिए। ये बोलेगा हाइपोथैलेमस को कि आप जीएनआरएच का सेक्रेशन कम कर दीजिए। आशा करता हूँ इस बात को पूरी तरह आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए इसी कंसेप्ट के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस रखा है आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसको आप बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं बस आपको 15 सेकंड का टाइम देता हूँ, इस तीनों क्वेश्चन को आप बना कर दिखाइए मुझे। बनाइए और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं आप, मैं बाद में देख लूँगा उसको। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे एक सवाल पूछा है नीट में कि सर्टोलाइज सेल्स कहाँ पाया जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि सर्टोलाइज सेल्स कहाँ पाया जाता है, सेनिफेस ट्यूबुल्स में पाया जाता है, जो न्यूट्रिशन देता है। ये करेक्ट आंसर हो गया। ओवरीज में तो पाया नहीं जा सकता है, ये लॉजिकली गलत हो गया। एड्रिनल कॉर्टेक्स से दूर दूर से रिश्ता नहीं है, ये भी लॉजिकली गलत हो गया। अब पैनक्रियाज में हो सकता है, ये भी लॉजिकली गलत हो गया। करेक्ट आंसर सी हो गया। आशा करता हूँ मैंने जो आपको पढ़ाया उससे क्वेश्चन आपका बन रहा है, आप समझ पा रहे हैं। प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए क्वेश्चन को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि लेडिक सेल्स जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, इस किसको सिक्रेट करता है। अभी आपको पढ़ाया था ना कि लेडिक सेल्स एंड्रोजन सिक्रेट करता है। इसमें से एक जो एंड्रोजन होता है वह क्या होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। म्यूकस तो हो ही नहीं सकता है, असंभव है। प्रोजेस्टेरोन संभव नहीं है, ग्लूकागोन संभव नहीं है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कहता है सर्टोलाइज सेल्स जो आपका सेंसस ट्यूबल्स में है, इसको रेगुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स। कौन सा हुआ पिट्यूटरी हार्मोन्स है जो सर्टोलाइज सेल्स को रेगुलेट करता है। अभी बताया था एलएच तो करता है लेडिक सेल्स को, ये हो नहीं सकता है। जीएस तो संभव ही नहीं है। एफएसएच संभव है क्योंकि ये रेगुलेट करता है सर्टोलाइज सेल्स का रेगुलेशन को। प्रोलैक्टिन संभव ही नहीं है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, क्वेश्चन को मैंने पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो मैंने पढ़ाया आपको उससे क्वेश्चन बनता ही नहीं बनता है, मैं दिखा दिया आपको। चलिए फिर चलते हैं अगले थ्योरी पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए आप कहता है कि लेडिक सेल्स का लोकेशन और सिक्रेशन क्या है। लेडिक सेल कहाँ पाया जाएगा, ऑब्वियस बात है टेस्टिस में पाया जाएगा। क्या सिक्रेट करेगा, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करेगा। एक ही कंसेप्ट को घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, बस कंसेप्ट पकड़िए, क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। फिर क्वेश्चन वही पूछा है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। इसका आंसर एफएसएच है, रिपीट कर दिया, इसको हटा दीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए, अब यहाँ कहता है कि मेल हार्मोन जो टेस्टिस में बनता है किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। मेल हार्मोन्स की बात कर रहा है, यानी क्वेश्चन को यहाँ घुमा दिया गया। आपको पता है कि मेल हार्मोन्स क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोजेंस भी कहते हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा, लेडिक सेल करता है। ये करेगा नहीं, ये करेगा नहीं, ये करता ही नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चंस को लेकर फॉलो भी कर पा रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने अभी तक सारा हार्मोन्स की बात कर लिया, अब बात करते हैं कि हार्मोन्स स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहेंस कर रहा है। तो देखते हैं क्या है ये स्पर्मेटोजेनेसिस। तो देखा जाए तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होता है जिसको हम लोग क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया को बनाता है और ये स्पर्मेटोगोनिया फर्दर स्पर्मेटोजोआ बनाता है। स्पर्मेटोजोआ क्या है, एक मोटाइल स्पर्म सेल है। ठीक है, इसको बनाता है। कहाँ बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको पता है, ये सेमिनिफेस ट्यूबुल्स में बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस। प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। फीमेल में oogenesis यानी ओवम का डेवलपमेंट फीमेल में कब होता है, oogonia फीमेल में कब बनता है, जब फीमेल एम्ब्रियो स्टेज में होती है तभी ये स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेल के केस में क्या होता है कि मेल जब जन्म ले लेता है और प्यूबर्टी को अटेंड कर लेता है, प्यूबर्टी यानी वे आपका सेक्सुअली मैच्योर होने जब शुरू होते हैं, उस समय, उस जब फर्टाइल पीरियड चलता रहता है, उस समय आपके स्पर्मेटोगोनियम का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और वहां से स्पर्मेटोजोआ बनना शुरू होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखिए इस बात को। कौन कौन से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, विटामिन ए भी काम करता है, विटामिन ए भी कहीं ना कहीं काम कर देता है। कौन कौन से स्टेजेस है जिसमें ये बनता है, 3 स्टेज है, याद रखिएगा 3 स्टेज है। एक है मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, दूसरा है ग्रोथ फेज, तीसरा है मैचुरेशन फेज। चलिए इस तीनों को समझते हैं डायग्राम से। ये देखिए यहाँ क्या है कि एक टाइप ए है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है सॉरी, ये आपका क्या करेगा कि डिफरेंशिएट करके माइटोसिस करके ये टाइप बी बनाता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया जो है डिप्लॉयड होता है, क्योंकि इसमें 44 प्लस 45 प्लस 46 क्रोमोसोम, इसलिए डिप्लॉयड हो गया। ये आपका माइटोसिस किया, दूसरा सेल बनाया, ये भी आपका डिप्लॉयड है। याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, अभी दिखाएंगे क्वेश्चन आपको हम। अब ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा ग्रोथ करके। अभी भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, 2n क्रोमोसोम यानी 46 क्रोमोसोम, 44 45 46। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा कि अब ये फर्दर इसका मायोटिक 1 होगा। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मायोटिक 1 में जाएंगे। मायोटिक 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। यहाँ 46 था, अब देखिए 22 यहाँ भी आ गया, 22 यहाँ भी है, जो एक ऑटोजोम्स है, यानी जर्म सेल्स मानी ऑटोजोम्स है, सेक्स सेल्स नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स क्या है, ये एलोजोम्स है, यानी सेक्स को कंट्रोल करता है एक्स और वाई। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मैटर डिवीजन का प्रोडक्ट हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मायोटिक 1 में गया, यहाँ से 2 प्रकार का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मायोटिक 2 में जाएगा और इससे क्या होगा, अब तो यहाँ क्रोमोसोम हाफ हो गया, अब क्रोमोसोम हाफ नहीं करना है, अब इनको बराबर बराबर बांट देना है सेल में। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आपका 2 सेल बना, दोनों सेल में ये बराबर बराबर बंट गया। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर 2 सेल बनाएगा, तो यहाँ से ये दोनों बराबर बंट गया। होता क्या है, ये जो 22 क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये इनका डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है। ये क्रोमोसोम 22 क्रोमोसोम है ना, इनका डीएनए रेप्लिकेट हो गया है, डीएनए रेप्लिकेट हुआ है। इससे जब इनके स्ट्रैंड को अलग कर दोगे तो एक डीएनए यहाँ चला गया, एक डीएनए यहाँ चला गया, क्रोमोसोम संख्या अभी भी सेम ही है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से 4 सेल बन गया और ये क्या हुआ, एन हैप्लोइड सेल बन गया। याद रखिएगा ये बना स्पर्मेटोजोआ जो हैप्लोइड सेल होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज में था, ये ग्रोथ फेज में था, ये मैचुरेशन फेज में था, जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। स्टार्ट ये यहाँ बना स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्मेटो, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में जाएगा तो क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। जहां पर स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल स्पर्म सेल्स है, इसको कन्वर्ट कर देगा मोटाइल स्पर्म सेल्स में, बन गया स्पर्मेटोजोआ। अभी भी स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफेस ट्यूबुल्स के ल्यूमिन से फंसा रहेगा, वहां से इसको निकाल कर बाहर ले जाना है, जिस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आशा करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। इसी बात को और भी फर्दर डायग्राम में दिया, ये इंसर्ट का डायग्राम है कि स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस हुआ, बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
फिर फर्स्ट मायोटिक गया सेकेंडरी बना, फिर सेकेंडरी मायोटिक गया स्पर्मेटिड बना, लास्ट स्पर्मेटोजोआ बना। जो क्रोमोसोम यहाँ दिखाया मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका। ये थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, कि कहाँ कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये डीएनए रेप्लिकेट कर दिया, सेकेंडरी बना, फिर यहाँ से ये बन गया, ये और डिटेल में दिया है। तो जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में समझाया है वही बात यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आशा करता है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का, देखते हैं कि आपने जो मैंने आपको पढ़ाया वो कितना उसको आप समझ पा रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, पार्टिसिपेट कीजिए क्वेश्चन बनाने में जरूर। चलिए अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। इसमें डिप्लॉयड कौन सा है? अब देखिए यहाँ बोलता है सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये oogenesis के पार्ट है, लेकिन छोड़ दीजिए ना, नाम क्या है, सेकेंडरी पोलर बॉडी, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, ये क्या होता है, हैप्लॉइड, काट दीजिए। प्राइमरी पोलर बॉडी, ये भी हैप्लॉइड, काट दीजिए। स्पर्मेटिड ऑलरेडी हैप्लॉइड, काट दीजिए। आंसर क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया होगा। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका बन रहा है, मजा आ रहा हो आपको जरूर। अब यहाँ देखिए कि जो मैंने आपके गैमेटोजेनेसिस जो मैंने आपको अभी गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया था कि कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसका ये प्रोसेस दे दिया है। करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको, स्पर्मेटोजेनिक की स्टेजेस के करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होगा, ये सही हो सकता है। सबसे पहले लिखा है स्पर्मेटिक, गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है गोनिया, सही हो सकता है। सबसे पहले लिखा है स्पर्मेटोसाइट, भी गलत। पहले तो काट दीजिए जो एप्लीकेबल नहीं। अब बचा दो आंसर, या तो ये होगा या ये होगा। चलिए देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना, स्पर्मेटोसाइट बना, फिर क्या बना, स्पर्मेटिड बना, फिर क्या बना, स्पर्म बना। ये सही आंसर लग रहा है, इसको भी चेक कर देते भैया। अभी कहता है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बना दिया, ये संभव है? संभव ही नहीं है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा, स्पर्मेटोसाइट बनता है। लॉजिकल गलत हो गया, ये आंसर सही हो गया। इस तरीके से एलिमिनेट कीजिए, पहले उन स्टेटमेंट को काट दीजिए जो लॉजिकली इनकरेक्ट है। आपके पास ऑलरेडी एक या दो ऑप्शन बच जाएंगे, जिसमें से किसी एक में सही आंसर हो सकता है। इस तरीके से बनाइए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा पेपर में। आशा करते हैं इस बात को पकड़ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ और सवाल डाला, उस पर देखिए। फिर वही सवाल रिपीट कर दिया इसने, ये सवाल, सॉरी वही सवाल मैंने रिपीट कर दिया, सेम सवाल है। सॉरी, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, सवाल रिपीट नहीं करूंगा। अब ये देखिए, इन्हीं 2013 में पूछा था, करेक्ट सीक्वेंस स्पर्म फॉर्मेशन, वही बात है। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ संभव ही नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ, ये सही है। ये तो स्पर्मेटो हो जाता है, ये आपका हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में सीक्वेंस बदल दिया, आंसर हो जाएगा बी। तो देखिए किस तरीके से आसान तरीके से क्वेश्चन बन जा रहा है, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे लेसन को फॉलो करते रहिए, इसी तरह और भी क्वेश्चन आपको हम बनाएंगे, बताएंगे, मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्पर्म के बारे में। स्पर्म के स्ट्रक्चर की हम बात करिए, स्पर्म है, इसमें ये हेड है, या नेक है, मिडिल पीस है और टेल है, ठीक है। अब देखिए हेड की बात करें, हेड पॉइंटेड है, फ्लैटेंड है। ये हेड क्या है, ये हेड पॉइंटेड है, फ्लैटेंड है। इसके ऊपर में एक कैप लगा हुआ है जिसको एक्रोजोम कैप कहते हैं, ठीक है। इस हेड में न्यूक्लियस भी है विथ 23 कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ एक्रोजोम कैप है, इसमें कुछ लाइटिक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम मैंने कुछ लिखा है आपके सामने में। उस लाइटिक एंजाइम को कलेक्टिवली समूह में कहते हैं स्पर्म लाइसेंस कहते हैं। कौन कौन से उसमें एंजाइम है, हाया लूरिनेडेज, प्रोटीएजेज, एक्रोजन। जब ये स्पर्म सेकेंडरी उस साइट को जब ये जाता है उसको फर्टिलाइज करने, जब पेनिट्रेट करता है, उस पेनिट्रेशन के समय में ये सारे एंजाइम का काम आता है, ताकि इनके डोनर पेनिसुलर लेयर को तोड़ के अंदर घुस सके। पढ़ाएंगे आपको जो इसमें, घबराइएगा नहीं। नेक की बात करें, नेक देखिए पतला सा नेक है, इसमें सेंट्रियोल होता है नेक में, ठीक है। सेंट्रियोल क्या है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेस है जो सेल डिवीजन के समय में स्पिंडल फाइबर को बनाता है, और ताकि ये आप सेंट्रियोल्स है, ये बनाएगा फाइबर्स को, ताकि यहाँ पे आपका क्रोमोसोम ओरिएंट हो सके। आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में। अब मिडिल पेज की बात करें, ये देखिए मिडिल पे यहाँ देख रहे हैं, इस तरह कुछ आपका स्पाइरली अरेंज दिख रहा है। ये कुछ नहीं, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जो स्पर्म को एनर्जी देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह के सीथ में, चौड़ा सीथ के टर्म में ये क्या है, फोल्डेड है, इसलिए इसको नेबन कर्न सीथ भी कहते हैं। ये पेपर में पूछ जाता है कभी कभी, याद रखिएगा उसको। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में मैंकेट होता है, दैट इज थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। टेल की बात करें, टेल लॉन्गेस्ट होगा, स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है। अब देखिए एक फैक्ट्स की बात है, स्पर्म जब एक बार रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला जाएगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला जाएगा, तो वहाँ पर 48 घंटे तक जीवित रहता है, उसके बाद में मर जाएगा। तो इसका मतलब है कि 48 घंटे के भीतर फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। आशा करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ कहा है कि ह्यूमन स्पर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
सबसे पहले गलत स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। एक्रोनिम सर्व्स नो पर्टिकुलर फंक्शन, गलत है, फंक्शन पार्टिसिपेट करता है, काट दो उसको। एक्रोनिम सर्व्स एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर, नहीं भैया कुछ नहीं करता, काट दो, बच गया 2 आंसर। एक्रोनिम हैज अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट थोड़ा सही लग रहा है। दूसरा देखिए, अब एक्रोजोम में क्या होता है, स्पर्म लाइसिंस है जो डिजोल्व करता है एग एनवेलप को और फैसिलिटेट करता है फर्टिलाइजेशन में। ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बस इसमें जस्ट ओवर भी बता रहा है कि एक्रोजोम में कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है यूज फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग, बस इसके अंदर एक्चुअली है क्या वो बताया तो नहीं है, लेकिन यहाँ ये बता दिया ये ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, इसको कम एक्यूरेट माना जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा ऑप्शन डाल देते हैं, 2 आंसर काफ़ी सिमिलर होते हैं, उसमें से सबसे जो स्पेसिफिक बात कर रहा है उसी को पकड़िए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी द करेक्ट। अब पूछ रहा है कि मिडिल पीस ऑफ स्पर्म में क्या पाया जाता है, ये बताया था ना आपको, प्रोटीन होगा नहीं, सेंट्रियोल होगा नहीं, न्यूक्लियस होगा नहीं, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये क्वेश्चन बन रहा है, आसानी से बना सकते हैं, पार्टिसिपेट कीजिए बेटा, कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सवाल बनाना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, उनसे कान ने पूछा कि मिडिल पीस मेम्ब्रेन के मिडिल पीस में क्या होता है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया गलत, माइट्रो सेंट्रियोल ओनली गलत, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ होता है, क्योंकि मैं भी पढ़ाया था नेक में होता है सेंट्रियोल, इसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, आशा करते हैं इस बात को समझ पा रहे हैं और पकड़ पा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा, ये नीट का क्वेश्चन है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनता है। आपको पता है 8, 4 तो बनेगा नहीं, 4 कब बनता है, जब एक प्राइमरी से जब सेकेंडरी की तरफ कंप्लीट जाएंगे नीचे की तरफ, तब 4 बनता है, 8 तो बनेगा नहीं, तो सिर्फ 2 आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT जैम BT 2020 में क्वेश्चन आता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 1, उसमें बताया था आपको कि टेस्टिस के टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाता है और कौन सा पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है टेस्टिस का टेम्परेचर। ये क्वेश्चन 2020 IIT जैम BT में पूछा था। प्रॉक्सिमेट टेबल संभव ही नहीं है क्योंकि किडनी का पार्ट होता है, लूप ऑफ हेनरी किडनी का पार्ट होता है, लॉजिकली गलत है। सेमिनल वेसिकल एक्सेसरी ग्लैंड है, इसका कोई भी रोल नहीं है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। आंसर होगा स्क्रोटम, क्योंकि स्क्रोटम में डार्टोज मसल, स्क्रोटम में क्या होता है, डार्टोज मसल्स होता है, ये मसल टेम्परेचर को कंट्रोल कर। देखिए क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ने से क्वेश्चन IIT जैम का ही बनता है। जो बच्चे IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे BSc बायोटेक में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर है और जहाँ चाहते हैं MSc में IIT में जाकर के MSc बायोटेक करना चाहते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इसी के साथ मेरा लेक्चर समाप्त होता है। होप कि आपने क्वेश्चन को बनाने में पार्टिसिपेट किया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। कोई भी दिक्कत हुआ होगा हमें जरूर कमेंट से हम लिखिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है, आपका रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि और अच्छे अच्छे हम लेसन बना सके। चलिए इसी के साथ रखते हैं, बाय बाय।